नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में क्यों मैं चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था, सर आप हमेशा प्राइवेट कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, तो क्या सर आप पीएसयू बैंक के ऊपर व पीएसयू कोई सेक्टर के ऊपर काम नहीं करते हैं? हाँ, बिल्कुल मैं काम करता हूँ। तो पहले पहली बात मैं पीएनबी के ऊपर एक ट्रेड लिया था, जो मैं आपके साथ शेयर किया था। फाइनली वो 52% के आसपास मुझे गेन मिला। ऑब्वियसली 8 मंथ लग गया, तो कोई बात नहीं, 8 मंथ में 52% कोई कम नहीं है। तो फिर से मुझे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर एक ट्रेड मिला। तो इसके ऊपर क्यों ट्रेड मिला, इसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो इस हफ्ते में आपको देने वाला हूँ। तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखना। मैंने क्यों ट्रेड लिया, उसके ऊपर मैंने इन डेप्थ डिटेल्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन डेप्थ मतलब कंपनी के फाइनेंशियल से लेकर फंडामेंटल से लेकर कंपनी का टारगेट क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी किस तरीके से कैपेक्स को बढ़ा रहा है, तो सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा। तो फाइनली यहाँ पे मैं छोटा मोटा एक अपडेट आपको दे देता हूँ। कंपनी के परफॉर्मेंस मुझे बेस्ट लगा क्योंकि कंपनी का पी रेशियो सस्ते में है, आरओसी में कुछ दम नहीं है, मगर आरओई में दम है। और कंपनी का इनकम अच्छा है, कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी भी बढ़ रहा है। अभी मजेदार बात यही है, कंपनी के अगर डेप्थ के बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए लगातार खुद के बोरिंग्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। जब कोई भी बैंक्स और कोई भी फाइनेंस कंपनी जब खुद के डेप्थ को बढ़ा रहा है तो सोचिए इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस है। क्यों? क्योंकि डेप्थ बढ़ रहा है मतलब कंपनी ज्यादा लोन देने वाला है, और ज्यादा लोन देंगे मतलब उस लोन से ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो इस बात को आपको याद रखना होगा। साथ ही साथ कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। और मजेदार बात यही है कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो पिछले बार का जो सेल्स था, इस बार वो सेल्स बढ़ चुके हैं। एक्सपेंस और इंटरेस्ट को मेंटेन करने के बाद, पेमेंट करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 777 करोड़ से 1038 करोड़ के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब एक अलग लेवल का ग्रोथेबल नेट प्रॉफिट देखने को मिले हैं। आपको इस बात को याद रखना होगा क्योंकि देखिए, एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा कि जब भी आप कुछ कंपनीज के ऊपर ट्रेड लेने चाहते हैं तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि इसी पॉइंट के बेसिस में आपको काम करना पड़ेगा। और मजेदार बात यही है, जो कंपनी का एक टाइम एनपीए 2.5% के आसपास हुआ करता था, आज वो एनपीए घटकर 0.022% के आसपास हो चुके हैं। पिछले क्वार्टर में, पिछले सालों के दिसंबर क्वार्टर में 0.47% के आसपास बना। तो ये सारे पॉइंट्स के बेसिस में मैंने क्या किया, ट्रेड लिया। उसके साथ साथ और एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। चलो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए आरओसी, आरओई, देखिए जो नेगेटिव में था 5 साल में, उसको कहाँ से कहाँ तक लेके आए, 19% तक इस बार लेके आए हैं। उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो 5 साल में लॉसेस में था, वो आज 14% के आसपास है। तो जब ग्रोथ किसी कंपनी का हो रहा है और गवर्नमेंट भी पीएसयू कंपनी को पुश कर रहा है, तो क्या उस कंपनी आगे नहीं बढ़ेंगे? तो पीएनबी के ऊपर इसी तरीके से कुछ एनालिसिस करके मैं आपके सामने रखा था, और फाइनली 52% के आसपास पीएनबी के ऊपर रिटर्न मिला। तो इसके ऊपर मेरा भी फिर से एक बार एंटी लेवल्स है, वो कहाँ पे है वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, तो आप उस एंटी लेवल को देखकर ब्लाइंडली ट्रेड मत कर लेना, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। मेरे अलग ओपिनियन है, मेरा फंड मैनेजमेंट का, रिस्क मैनेजमेंट का अलग डिसीजन है, अलग स्ट्रेटेजीज है, उसको मैं फॉलो करके काम करता हूँ। तो प्लीज आप एक बार रिसर्च करके काम करना। तो कंपनी की देखिए जो रिटेल बैंकिंग है, सबसे मजेदार बात यही है, कंपनी की जो रिटेल बैंकिंग है वहाँ पे 42% का कंपनी का पैसा रिटेल बैंकिंग से आ रहा है। रिटेल बैंकिंग मतलब क्या है, जो हम लोग सेविंग अकाउंट में, करेंट अकाउंट में पैसा डालते हैं बैंक के ऊपर, तो उसको रिटेल बैंकिंग कहा जाता है। तो जितने रिटेल बैंकिंग से बैंक के पास पैसा आएगा, तो उतना ही बैंक का ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूं, सॉरी उससे पहले मैं एक बार इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए आपको लग रहा है कि एफएस और डीएस ने सर कोई क्वांटिटी तो ऐड नहीं किया, उतना ज्यादा क्वांटिटी तो नहीं है, पब्लिक के पास ज्यादा होल्डिंग क्वांटिटी है, तो आप बोल रहे हैं कि कंपनी अच्छा है। क्यों? देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि एक इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग नहीं है, क्यों नहीं है वो तो समझ लीजिए। क्योंकि प्रोमोटर ने माल बेचेंगे तभी ना इंस्टीट्यूशन माल खरीदारी करेंगे। तो प्रोमोटर ने माल नहीं बेचा, जैसे देखिए कंपनी के प्रोमोटर के पास कितना है, 86%। तो पहली बात, पीएसयू कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन माल बहुत कम खरीदारी करते हैं। दूसरी पॉइंट है कि जब तक इंस्टीट्यूशन माल नहीं बेचेंगे तब तक इस कंपनी के ऊपर एफएस और डीएस माल नहीं उठाएगा। इसका मतलब प्रोमोटर के पास 75% के नीचे जब होल्डिंग आएगा, तब इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन कुछ क्वांटिटी ऐड करने का कोशिश करेगा। अभी रही बात इस कंपनी के जो फाइनली जो चार्ट पैटर्न्स बना, इसके ऊपर मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। तो इसके ऊपर मैंने इन डिटेल से एक वीडियो सैटरडे और संडे के दिन, कोई भी एक दिन में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जरूर उस दिन को वो इंतजार करिए।
उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वहाँ पे आपको मैं डिटेल्स में स्टडी करके बता रहा हूँ कि कंपनी के ऊपर मैंने क्यों एंट्री लिया। देखिए फाइनली क्या बना, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेवल बन चुके हैं। तो एंट्री तो बच्चे भी इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेंगे। तो मैंने क्यों एंट्री लिया तब मैंने आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए अभी टारगेट जो है मेरा वो कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है। 84% के आसपास मेरा टारगेट लेके चलो। 84% टारगेट, वो भी कितना, 95 रुपीज के आसपास। और ये टारगेट अचीव होने का मेरा जो कैलकुलेशन है, मेरे हिसाब से अचीव होने का चांसेस ज़्यादा देखने को मिल सकता है। देखिए कोई 100% गारंटी नहीं तो होता, तो फिर भी यहाँ पे जो प्रीवियस इसका लाइफ टाइम हाई है, उसी हाई के नीचे टारगेट बना है, तो एक पॉसिबिलिटी है वहां तक रिकवरी करने का। अभी देखा जाएगा कब तक रिकवरी होते हैं। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा कर रहे हो उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक। देखिए ओलेक्ट्रा गिनटेक, इस कंपनी के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग सोच रहे हैं कि इंडिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ रहा है, तो उस ग्रोथ में इंडिया का बसेस बढ़ना चाहिए। ये बात सही है कि इंडिया के बसेस बढ़ना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को इसको भी देखना चाहिए। क्योंकि एक बात आपको याद रखना होगा कि इंडिया में सिर्फ 3.5% से 4% के अंदर अंदर 3.5% के अंदर अंदर कंपनी का इंडिया में टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहा है। उसके अंदर स्कूटर भी है, फोर व्हीलर्स भी है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो बसेस भी है। तो जितने सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर बाइक्स है, सब कुछ और गाड़ियां है, सब कुछ को मिलाकर 3.5%, जहाँ पे चाइना में 33% इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा अंतर है। तो इस गैप को अगर फिलअप कर पाए तो हर कोई इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट बनाने वाला, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाले एक धमाका परफॉर्मेंस करेगा। तो इस कंपनी देखिए बहुत छोटा था, करीबन 5-5.5 हजार करोड़ के आसपास मार्केट कैप था, और आज कहाँ पे बन चुके हैं, करीबन 15 हजार करोड़ के आसपास। मान लेता हूँ कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। तो जब भी इस कंपनी के ऊपर कुछ मौका मिले तब कुछ डिसीजन जरूर आप देखने को मिल सकता है। जैसे कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देखिए, पिछले बार के तुलना से इस बार हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में नेट प्रॉफिट 15 करोड़ से 27 करोड़ देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले है, जो एक कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर जो रेशियोज देखने को मिले वो भी देखेंगे, तो कंपनी का डेटोस जो डे है वो करीबन करीबन, सॉरी माफी चाहता हूँ, कैश कन्वर्जन साइकिल्स के बारे में बात करूँ तो मुझे यहाँ पे शानदार चीज देखने को मिला। जो तीन मतलब 2020 में 290 के आसपास डेज देखने को मिला था, उसके बाद 2021 में 185 डेज देखने को मिला। आज वो घट के हो चुके 79 डेज। इसका मतलब एक अलग लेवल का कैश कन्वर्जन साइकिल्स आपको देखने को मिला है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखना, जरूर स्टडी करना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर आपको हमेशा एक चीजों को ध्यान रखना है कि कंपनीज आपको लगातार एक बेस्ट परफॉर्मेंस देता रहेंगे, क्योंकि अपकमिंग टाइम्स में कंपनी को 10,000 जो गवर्नमेंट का बसेस का ऑर्डर है, उनमें से इस कंपनी को भी मिलने का चांसेस है। तो ओलेक्ट्रिक इंटेक के ऊपर आप फोकस रखिएगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो कैपेक्स है उसके बारे में एक बार मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। उससे पहले कंपनी के एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो है कंपनी का कैपेक्स। तो कंपनी का कैपेक्स यहाँ पे जो देखने को मिले, इस बार कंपनी का कैपेक्स है करीबन 42 करोड़, सॉरी माफी चाहता हूँ 7 करोड़। जो पिछले बार कंपनी का कोई भी कैपेक्स नहीं था, और सॉरी पिछले बार जो कैपेक्स था 64 करोड़ के आसपास, और उससे पहले था 67 करोड़। तो इस बार कंपनी थोड़ा सा कैपेक्स को कम किया, कोई बात नहीं, कंपनी कंटिन्यूअसली खुद के कैपेक्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। और रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न का, तो फाइनली यहाँ पे देखिए क्या बना, शोल्डर कम हेड, सॉरी कप विथ 100 बना, ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव करने के लिए जा रहे हैं। अगर टारगेट मिला इस एंटी लेवल से तो 29% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी आप समझदार है, समझदारी से जरूर काम लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है केपीआईटी टेक, सॉरी केपीआई ग्रीन एनर्जी। तो केपीआई ग्रीन के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के ऊपर कहने का कुछ नहीं है। कंपनी का इस बार भी अच्छा खासा रिजल्ट आने का चांसेस है, इस तरीके से कुछ अंदाजा देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल में 644 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स था। इस बार वो बढ़ के हो चुके 766 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है बहुत शानदार है। एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन किया, उसके बाद नेट प्रॉफिट कंपनी का 110 करोड़ से 135 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है, और सेल्स का भी ग्रोथ बढ़ा, प्रॉफिट का भी ग्रोथ बढ़ा, और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा खासा देखने को मिले, और कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज भी धमाका जैसा देखने को मिला। तो कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर इसीलिए इस बार कंपनी ज्यादा, इस कंपनी के ऊपर ज्यादा निवेश किया। जैसे एफएस के पास जो होल्डिंग है वो करीबन 6% के आसपास देखने को मिले। डीएस के पास जो होल्डिंग है वो करीबन करीबन 2.9% के आसपास होल्डिंग देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का होल्डिंग्स कंपनी के ऊपर देखने को मिला है।
तो कहने का मतलब है कि कंपनी के ऊपर जिस तरीके से सिचुएशन बना है, वो लगातार ग्रोथ होने के लिए ही तैयार हो रहा है और भी ज़्यादा बड़ा धमाका होने का चांसेस है क्योंकि गवर्नमेंट टारगेट लेके चल रहा है 500 गीगावाट का और वो भी कब तक? 2030 तक। तो 500 गीगावाट आपको लग रहा है कि 500 ही तो है, उतना क्या है? देखिए अभी जो कंपनी के टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, ये टोटली जो गीगावाट है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, जहाँ पे सोलर भी है, विंड है, जहाँ पे हाइड्रोजन भी है, सॉरी हाइड्रो पावर जो है उस तरीके से सारे प्रोजेक्ट को मिलाकर। तो अभी करंट जो जो टोटल इंडिया में प्रोजेक्ट चल रहा है वो 179 मेगा गीगावाट का। तो उसका टारगेट है 500 गीगावाट का। एक बहुत बड़ा टारगेट गवर्नमेंट लेके चला है। गवर्नमेंट ये भी बता रहा है कि 50% रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर 2030 में वो काम करने वाले हैं। तो एक अलग लेवल का ग्रोथ होने का चांसेस है इस कंपनी के ऊपर। तो प्लीज सोच कर समझ कर काम करना और कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो लगातार लगातार हाई करते चले जा रहे हैं। वो पीछे मुड़ ही नहीं रहा है। कंपनी के ऊपर देखिए जहाँ पे जब यहाँ पे होल्ड किया था तब मैंने आपको बताया था कि इस एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, इस बेस्ट मौका कंपनी फिर से एक बार दे रहा है। फाइनली ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए लगातार हाई करते चले जा रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए होल्ड किए। इस होल्डिंग के बाद देखिए जब कंपनी होल्ड कर रहा है, एक बात को याद रखना, जब कंपनी होल्ड करेंगे उस होल्डिंग के बाद जब अगर ब्रेकआउट हुआ तो एक बड़ा धमाका फिर से देखने को मिलेगा। तो फिर से यहाँ पे धमाका हो रहा है और इस होल्डिंग के ब्रेकआउट के बाद अगर मैं टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 13 to 14% के आसपास टारगेट मिल चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर एक लंबा जर्नी देखने को मिला है। अभी कहेंगे सर क्या इस हाई लेवल में बाय करना चाहिए? देखिए अगर मेरे ओपिनियन बता दूं कि मैं कभी भी टॉप लेवल में बाय नहीं करता हूँ क्योंकि कभी भी अगर कोई रेंज बने उसके बाद ब्रेकआउट करे तब मैं एंट्री लूंगा। ऐसे नहीं कि कंपनी लगातार भागते ही चले जा रहे हैं उस टॉप में मैं बाय करूंगा। इसको कहा जाता है फोमो बाइंग। तो फोमो बाइंग में नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ से मेरा रिस्क कैपेसिटी बढ़ जाएगा, मुझे लॉसेस होने का चांसेस ज़्यादा रह जाएँगे। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या डिसीज़न है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है, आप देख सकते हैं, मग एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड, जो एक 55 करोड़ के आसपास कंपनी है। 55 करोड़ मतलब एक नैनो कैप टाइप कंपनी है। तो कंपनी फिर से एक बार अपडेट भी दिया बोनस का। तो कंपनी बोनस एंड स्प्लिट एक साथ देने वाला है। हर एक के बदले 10 शेयर मिलेगा और बोनस के हिसाब से हर 4 शेयर के बदले 1 शेयर मिलेगा। तो जो लोग खुश हो रहे हैं कि बोनस स्प्लिट के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर अप्लाई करूंगा, तो उसके लिए बता दूं कंपनी बहुत छोटा है, हाई रिस्क कंपनी है। तो प्लीज़ सोच समझ कर स्टडी करके काम करना। मेरे तरफ से कोई भी किसी भी कंपनी के ऊपर बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। मैं किसी भी कंपनी के ऊपर ट्रिक्स एंड टिप्स नहीं देता हूँ क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।